अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को वापस एक बार मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और जिस समय से मैं जिला प्रमुख बना या इससे पहले से ही मैं छोटे पद से और धरातल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और काम करता आ रहा हूं और जनता के बीच में ही रहता हूं। और यहाँ के भोली भाली जनता है, गरीब जनता, इन जनता की सब प्रकार की मदद करने के लिए मैं तत्पर रहता हूं। अगर एक बार मेरे को वापस मौका दिया जाता है तो मैं देखता आ रहा हूं, मेरे को अभी काफ़ी अनुभव हो गया है कि पहले जो कमियां रही इन कमियों को दूर करेंगे। और तो हमारे यहाँ के युवा बहुत ही काफ़ी परेशान हैं। जैसे भर्तियाँ हर हमेशा देखने जाते हैं तो परीक्षा देने के लिए तैयारी करके वो जयपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ऐसी दूरी पर परीक्षा देने के लिए जाते हैं और मेहनत मजदूरी करके पैसा लाते हैं और तैयारी करते हैं। तो इनकी तैयारियों पर पानी फिर जाता है। जैसे ये परीक्षा देने जाते हैं, केंद्र पर पहुंचने के पहले इनको सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो गया तो और ये आता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है और डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं विधानसभा में जाता हूं तो हमारे क्षेत्र के जो भी युवा बेरोजगार हैं और इस मुकदमे में फंसे हुए हैं और जो भी आगजनी में जिसका भी नुकसान हुआ है किसी भी वर्ग जाति का हो, इनको पूरी मदद करने में हम पूरी कोशिश करेंगे और इनको जो भी फैसला है वो इनको हक दिलाएंगे। तो ये नहरें मरम्मत करने की ज़रूरत है, जहाँ नहरें नहीं बनी हुई हैं वहाँ नहरें बनाने की ज़रूरत है। और ये जैसे हम देखने जाएं तो कई पहले लंबे समय से मुद्दा चलता आ रहा है कि यहाँ अपने सोमकमला आंबा का पानी है, बिछीवाड़ा देंगे, मलवाड़ा देंगे तो वो सोमकमला आंबा का पानी भी एक प्रोजेक्ट बनाकर, प्लान बनाकर ये अभियान चलाया जा रहा है। पर अभी यहाँ तक ऐसी कोई पानी पहुँचा है ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ के काश्तकार हैं बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं। और नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम डूंगरपुर जिले और डूंगरपुर विधानसभा की चुनावी यात्रा पे हैं। तो आज ऐसे शख्सियत से मिलेंगे जो किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे माधवलाल जी वरहात हमारे साथ मौजूद हैं। इनके निवास स्थान नारली पहुंचे हैं तो माधवलाल जी से जानेंगे, क्योंकि अब की बार ये भी दावेदार के रूप में हैं, तो इनके अब की बार चुनाव के क्या मुद्दे और मसले रहेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले ग्रामीण लाइव में मेरे निवास पर आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरे निवास पर आए और हमारे क्षेत्र की जानकारी के लिए, इसलिए आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो सर, पिछली बार भी आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे और पूर्व में जिला प्रमुख रहे और आपने बहुत अच्छा काम किया। तो पिछले चुनाव में आप रह गए, तो इसके मुख्य कारण कुछ बताएंगे? देखिए, जिस समय मैं जिला प्रमुख पद पर था उस समय हमारा कार्यकाल तो अच्छा रहा, पर हमारे राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी का शासन था और हमारे चारों विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे। पर जैसे देखने जाए तो शासन में रहते हुए कुछ जनप्रतिनिधियों ने इस धरातल पर सरकार की जो भी योजनाएं थी वो समय पर पहुंचाने में गलती रखी और हमारे जो पदाधिकारी थे कहीं असंतुष्ट नज़र आए किसी जनप्रतिनिधि से। और जो डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि थे, इन्होंने बताया था कि हमारा शासन अगर कांग्रेस पार्टी शासन में आती है तो हम यहाँ की जो भी कमियां मांगे वो पूरी करेंगे। जैसे डूंगरपुर शहर के आसपास जितनी भी पंचायतें फेरी में आती है, इन सब लोगों को गुमराह किया कि हम अगर शासन में आते हैं, हम यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो तुम्हारे जो भी ज़मीन के पट्टे हैं वो आज तक नहीं मिले हैं, तो हम वो पट्टे दिलाने का, आपका हक दिलाने में पूरी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। पर आज हम देखने जाते हैं और जनता से पूछताछ करते हैं तो ऐसा कहीं पट्टा दिया, ऐसा कोई हक नहीं मिला है इनको। तो इसलिए इस प्रकार की हमारी पहले गलतियां रही है और हमें किसी और जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इसके बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव लड़वाती है तो अब की बार आपके चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को वापस एक बार मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और जिस समय से मैं जिला प्रमुख बना या इससे पहले से ही मैं
छोटे पद से और धरातल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और काम करता आ रहा हूँ और जनता के बीच में ही रहता हूँ। और यहाँ के भोली भाली जनता है, गरीब जनता, इन जनता की सब प्रकार की मदद करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। अगर एक बार मेरे को वापस मौका दिया जाता है तो मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे को अभी काफ़ी अनुभव हो गया है कि पहले जो कमियाँ रही इन कमियों को दूर करेंगे। और इस शासन में रहते हुए कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने यहाँ पर किस प्रकार की योजनाएं दी है और कैसी दी है वो हमको पूरी जानकारी है। और हमारे लोगों के साथ और हमारे गरीबों के साथ, हमारे टीएसपी क्षेत्र के लोगों के साथ जो भी अनदेखा किया है और गुमराह कर रहे हैं, और ये सब जिस प्रकार से देखने जाएं तो हमारे यहाँ के युवा बहुत ही काफ़ी परेशान हैं। जैसे भर्तियाँ हर हमेशा देखने जाते हैं तो परीक्षा देने के लिए तैयारी करके वो जयपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ऐसी दूरी पर परीक्षा देने के लिए जाते हैं और मेहनत मजदूरी करके पैसा लाते हैं और तैयारी करते हैं। तो इनकी तैयारियों पर पानी फिर जाता है। जैसे ये परीक्षा देने जाते हैं, केंद्र पर पहुंचने के पहले इनको सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो गया, तो और आप परीक्षा देकर आते हैं तो पेपर लीक हो गया, यूँ करके इनको सूचना मिलती है तो हमारे युवा को काफ़ी ठेस पहुंचती है कि हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो इस प्रकार का यहाँ का युवा है, बहुत ही नाराज़ है। और जैसे देखने जाते हैं कि कांग्रेस सरकार ने ऐसी क्या डर थी, किससे डर थी कि जो भी भर्तियाँ थी सभी विभागों की इन्होंने रद्द कर दी, बंद कर दी। और आने वाले समय में 2024 में हम ये परीक्षाएं करवाएंगे। यूँ आने वाला समय किसका आता है किसका नहीं, पर ये क्या है कि इनको डर है कि हमारे जो अंदर जो भी बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी है, अंदर ही भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। तो यही हमारे पहले जैसे पेपर लीक हुए ऐसे वापस लीक हो सकते हैं, तो हमारी पार्टी की बदनामी होगी। ऐसा करके ये परीक्षा नहीं होने दे रहे हैं। पर हमारे बेरोजगार जो भी युवा साथी बैठे हुए हैं वो ऑरेंज होते जा रहे हैं, दिनों दिन जो ऑरेंज होते जा रहे हैं तो इनकी हालत खराब ही होती जा रही है। इसलिए हम इस क्षेत्र में, हम टीएसपी क्षेत्र में और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हैं तो इस प्रकार का वातावरण है कि ये सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारा समय पर रहते हुए मदद नहीं करे, ऐसा अनदेखा हो रहा है, सके नजर। युवाओं की बात आई तो मैं युवाओं जैसे रोजगार के लिए काकरी डूंगरी पे और 1167 के मामले के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए और उनके साथ में आज भी मुकदमे और ऐसे लंबित चल रहे हैं। और अगर आपकी सरकार आती है, अगर आप यहाँ से विधायक बनते तो उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, टीएसपी क्षेत्र में डूंगरपुर जिले के जितने भी युवा बेरोजगार थे तो शिक्षा विभाग के 1167 पद भरने थे। इसको लेकर हमारे यहाँ क्षेत्र के जो भी युवा बेरोजगार थे इन्होंने काकरी डूंगरी पर पड़ाव लिया। तो पड़ाव लिया तो समय रहते हुए सरकार के जनप्रतिनिधि और जो भी प्रशासन था इन्होंने इन युवाओं की समय पर शोध नहीं ली। और फिर युवा धीरे धीरे 20-25 दिन हो गए तो आक्रोशित होते नज़र आए, तो इन्होंने समय रहते किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की। हम भी गए थे इनको मदद करने के लिए, पर आश्वासन दे सकते थे, हम शासन में नहीं थे इसलिए ये सीटें भरवाने में इनको मदद नहीं कर सकते। पर इनका जो मैसेज पहुंचाना था हाईकमान तक वो इनके जनप्रतिनिधि प्रशासन कर सकते, इन्होंने समय रहते नहीं किया। और यहाँ के जो भी इस अपने काकरी डूंगरी पड़ाव में युवा बेरोजगार थे या नहीं थे, तब भी किसी को एक दूसरे को पूछ कर इनके नाम लिए और घरों से निकाल कर इनके साथ मारपीट की गई। और इनके जो भी इनके पास था या नहीं था तब भी इनको दोषी ठहराया गया और इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और 4000 से ऊपर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये जो भी युवा बेरोजगार हैं और यहाँ पर इनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, कमज़ोर हैं, पर इनके खिलाफ मुकदमे जो दर्ज हुए हैं इनका भविष्य तो खराब हो गया। जो भी मुकदमे में गए हैं इनको तो नौकरी तो मिलनी नहीं है। और ये गलती रही है तो सरकार के जनप्रतिनिधि और इनके प्रशासन में रहे प्रशासन की रही है। अगर हमारा समय आता है और हमारे
भारतीय जनता पार्टी शासन में आती है और डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं विधानसभा में जाता हूं, तो हमारे क्षेत्र के जो भी युवा बेरोजगार हैं और इस मुकदमे में फंसे हुए हैं और जो भी आगजनी में जिसका भी नुकसान हुआ है किसी भी वर्ग जाति का हो, इनको पूरी मदद करने में हम पूरी कोशिश करेंगे और इनको जो भी फैसला है वो इनको हक दिलाएंगे। तो इसके बाद में नगर परिषद की बात करते हैं। कुछ ग्राम पंचायतें पेरापेरी क्षेत्र में आ रही है और काफ़ी लोगों की ज़मीनें भी पेरापेरी क्षेत्र में आ रही है। पूर्व विधायक साहब ने भी ये मुद्दे उठाते रहे, वर्तमान विधायक है वो भी इसके बारे में करके राजनीति में आए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, विधायक ने विधानसभा में और ये सरकार में आने के लिए तो इन्होंने तो कई प्रकार के वादे किए होंगे, पर मेरा कहना ये है कि अभी नगर परिषद में जो बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का है और इसमें सभापति हमारे अमृतलाल जी कलासुआ साहब हैं, पर आगे राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ समय बाकी है, इसमें हमारी सरकार आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे जो नगर परिषद के सभापति हैं और हमारे यहाँ डूंगरपुर विधानसभा का क्षेत्र का जो विधायक बनता है, इनके मार्फत यहाँ के लोगों के जो पेरापेरी क्षेत्र में आते हैं, इनके ज़मीन के पट्टे दिलाना, इनको हक दिलाना है। हम पूरी कोशिश करें, पूरी वकालत करके इनको पूरा हक दिलाएंगे। तो इसके बाद में युवाओं के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग काफ़ी लंबे समय से, तो इसके बारे में क्या करेंगे आप? यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज की घोषणा तो कर दी है पर कार्य शुरू नहीं किया गया है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज अगर शुरू हो जाती है तो यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, हमारे युवा बेरोजगारों को, तो यहाँ के कई सारे कर्मचारी भी हैं, तो इनको भी यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है। अगर ये नहीं करते समय रहते तो हमारा शासन आते ही हम जल्दी ही ये कार्य शुरू कराएंगे और ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में काश्तकारों की काफ़ी समस्याएं हैं, तो काश्तकारों के कई जगह नहरें हैं तो वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, कई जगह मतलब तालाब है, एनीकट है, लीकेज हैं, और इसके बारे में आप क्या करेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में देखने जाए तो यहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं हैं, तो इनके लिए कोई छोटे मोटे तालाब बने हुए हैं, तो इसमें काफ़ी मात्रा में पानी स्टोरेज है, पर वो काश्तकारों के खेत तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो नहरें निकली हुई है जर्जर स्थिति में है और कहीं नहरें नहीं निकली हुई न के बराबर हैं, तो ये नहरें मरम्मत करने की ज़रूरत है। जहाँ नहरें नहीं बनी हुई हैं वहाँ नहरें बनाने की ज़रूरत है। और ये जैसे हम देखने जाएँ तो कई पहले लंबे समय से मुद्दा चलता आ रहा है कि यहाँ अपने सोमकमला आंबा का पानी है, बिछीवाड़ा देंगे, मलवाड़ा देंगे, तो वो सोमकमला आंबा का पानी भी एक प्रोजेक्ट बनाकर, प्लान बनाकर ये अभियान चलाया जा रहा है, पर अभी यहाँ तक ऐसी कोई पानी पहुँचा है ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ के काश्तकार हैं बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं और बिजली है वो भी समय पर नहीं आती है, और इधर से बिजली 100 यूनिट मुफ्त करने का वादा किया है सरकार ने, पर 100 यूनिट बिजली नहीं आती है, बिजली के बिना जलेगा क्या और 100 यूनिट ये माफ़ कहाँ से करेंगे। तो इसलिए यहाँ के जो काश्तकारों के कुओं में या कहीं छोटे मोटे तालाब हैं या ट्यूबवेल हैं, वहाँ पानी तो है पर समय पर बिजली नहीं रहती है, इसलिए यहाँ के काश्तकार बहुत ही परेशान हैं। और एक ये भी है जल जीवन जल मिशन योजना के अंतर्गत ये जल नल योजना केंद्र सरकार की जो योजना है वो काफ़ी धीमी गति से यहाँ पर काम शुरू है और यहाँ पर न के बराबर है। ये योजना किसकी है किसकी नहीं और काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस प्रकार का यहाँ पर क्या है कि राजस्थान में कांग्रेस का शासन होने की वजह से ये केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए इस पर अनदेखा किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सुविधा देनी चाहिए जल नल योजना की वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ काम है, इसलिए थोड़ा तीव्र गति से काम किया जाए तो इन लोगों को सुविधाएं मिल सकती है। तो इसके बाद में बात करते हैं आपके वीरपुर मेवाड़ा की सरकारी बस की सेवा के लिए, तो ये बस शुरू नहीं हो रही है, क्या समस्या आ रही है इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। जिस समय हमारा शासन था, मैं जिला प्रमुख पद पर था, उस समय यहाँ पर डूंगरपुर से हिम्मतपुर बॉर्डर तक राजस्थान पथ परिवहन निगम शुरू थी, पर इनका शासन आया है कांग्रेस का, उस समय से इस रोड पर बसें बंद हैं और यहाँ के
कई सारी जनता ने आवाज़ उठाया है, जनप्रतिनिधियों तक मैसेज पहुंचाया है और यहाँ के जो भी सरपंच हैं सभी पंचायतों ने मिलकर ज्ञापन भी दिया है, धरना प्रदर्शन भी किया है, रोड में चक्का जाम भी किया है, सब कुछ किया है। पर फिर भी सरकार के में रहते हुए सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो बस शुरू नहीं करा रहे हैं। क्या इनके सरकार में इनकी चल रही है या नहीं चल रही है, बसें है या नहीं है, वो इनके सरकार को ही पता और इनके जनप्रतिनिधियों को ही पता। तो आप माधवलाल जी, इस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक की काफ़ी सारी घटनाएं हुई है, युवाओं के साथ में काफ़ी ये अत्याचार हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा था, ना सुना था। भले कांग्रेस सरकार का शासन हो, बीजेपी सरकार का शासन हो, बस इस 5 साल के कार्यकाल में 16 से 17 बार पेपर लीक होना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गंभीर मामला है। कि जैसे देखने जाते हैं तो पेपर इतने बार लीक हुए तो हमारा युवा बेरोज़गार परीक्षा देने के लिए जाता है और वापस आता है तो इसको सूचना मिलती है तो पेपर लीक हो गया। इस प्रकार से बार बार हुआ करता है तो यहाँ के युवा बेरोज़गार हैं, बहुत ही परेशान हैं। पेपर लीक हुआ, इसमें बाबूलाल कटारा को बलि का बकरा बनाया जाता है, पर मेरा कहना ये है कि बाबूलाल कटारा अकेला दोषी नहीं है। इसके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक सबका हाथ है, तब जाकर ये पेपर लीक हुआ है। और आज भी इनको देखने जाए कि इनको डर है कि इतनी सारी जो भी भर्तियाँ थी सभी विभागों में इन्होंने रद्द कर दी और 2024 में भर्ती कराने के लिए ये कह रहे हैं। तो क्यों चुनाव नज़दीक आ गए हैं और इस प्रकार के पेपर लीक होते रहेंगे तो हमारी पार्टी बदनाम हो जाएगी। तो अभी ये परीक्षा पर रोक लगा दो, आने वाले समय में करा देंगे। अभी परीक्षा अभी चुनाव नज़दीक आ गए हैं, ऐसा करके तो साफ जाहिर है दिख रहा है कि ये पेपर परीक्षा रद्द करने का कारण कि ये आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। 16 से 17 बार लीक हुए, ये सामने इनका रिजल्ट आ रहा है, इसलिए इन्होंने ये परीक्षाएं आने वाले समय के लिए रद्द कर ली है और आने वाले समय के लिए कराने के लिए कह रहे हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा आरोप ये है कि बाबूलाल कटारा को बलि का बकरा बनाया जाता है पेपर लीक में। तो ये सभी जनप्रतिनिधि है, इन सब के खिलाफ जानकारी होनी, इनका जांच होनी चाहिए। और समय रहते अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन आता है तो हम इन सबको एक एक कर जांच में निकालेंगे और एक एक जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे इनको, और जनता को संतुष्ट तब जाकर करेंगे, इनको सज़ा देंगे और जनता के सामने लाकर छोड़ेंगे ये हम। तो मेरा एक सवाल और है, युवा शक्ति को रोकने के लिए अभी कॉलेज के चुनाव भी रोक लगा दी गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये रोक लगाने का कारण तो ये है कि इनका ये हो गया कि अभी इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं तो यहाँ पर जो युवा शक्ति है, युवा जो करता है वो होता है, क्योंकि ये जो परिवर्तन करना, देश का तख्ता पलटना, देश में तख्ता और तस्वीर बदलने का काम करता है तो युवा करता है। इसलिए इनको पता है कि चुनाव नज़दीक आ गए हैं, कॉलेज में अगर प्रेसिडेंट इनका बन जाता है तो यूँ करके इन्होंने सोचा है कि ये बंद कर दो तो ये गलत अपना मैसेज नहीं जाए और हमारे खिलाफ विरोध नहीं होए। यूँ करके इन लोगों ने ये कॉलेज के चुनाव थे वो बंद करवा रखे। तो एक सवाल अंतिम और भी करता हूँ मैं आपसे, जैसे आपकी धर्मपत्नी सरपंच है, आप भी पूर्व में सरपंच रहे, और अभी जो पंचायती राज में चल रहा है तो इस पंचायती राज के बारे में काफ़ी सरपंच दुखी हैं, परेशान हैं, किसी का एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए मोहन जी, पंचायती राज का मेरे को बहुत ही लंबा अनुभव है। मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी और हम दोनों जो सरपंच पद पर रहे, 2000 से आज तक अनवरत सरपंच पद पर मेरी धर्मपत्नी है और बीच में मैं भी रहा था। और जैसे देखते हैं कि पंचायतों में सरपंच लगातार परेशान होते जा रहे हैं। कारण कि क्या इनके पास जो भी सरकारी फंड आता है, केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, इनको जो भी अधिकार थे वो इनके पास अधिकार नहीं है। पूरे जिस प्रकार से सैंक्शन निकालते थे इनमें कहीं न कहीं बाधाएं आ रही है। और देखने जा रहे हैं कि नरेगा के अंतर्गत में मेट हैं, कारीगर हैं, इनका एफटीओ समय पर होता नहीं है और लाखों करोड़ों रुपया लगाकर सरपंच और इनके जो टेंडर वाले व्यापारी पैसा लगाकर धरातल पर विकास का काम कराते हैं और ये अपना
मटेरियल वर्क कराते हैं तो इनका समय पर 2-2 साल हो जाते हैं, तब एफटीओ नहीं होता है। तो ये लोग बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं कि ये इस सरकार के शासन में हमारा समय पर एफटीओ नहीं हो रहा है, हमें समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमें ये पैसा कहाँ से लाना और कहाँ से ये हमारे विकास के काम कराने, यूँ करके जनप्रतिनिधियों के सामने बहुत ही बड़ा सामना है। तो आपकी सरकार आती है तो पंचायती राज में क्या करेंगे नया? हमारी सरकार थी तो 15 से 20 दिन या महीना पर 2 महीने पर नहीं जाने देते। हमारी सरकार थी शासन में तो हम समय समय पर एफटीओ करा देते और समय पर एफटीओ हो जाता। हमारी सरकार के, हमारे शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सब जनप्रतिनिधि, सब सरपंच संतुष्ट थे। और आज जो नज़र आ रहे हैं बहुत ही परेशान हैं, वो हमारी सरकार के शासन में नहीं था। और हमारी सरकार शासन में आती है और हम शासन में आते हैं तो ये जो जनप्रतिनिधियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और इनके साथ समय पर एफटीओ नहीं हो रहा है और नरेगा में जो भी कारीगर हैं और मेट हैं इनका एफटीओ समय पर नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हम प्रैक्टिकल हैं, हम धरातल से निकले, हम देखते आ रहे हैं ये सरकार में रहते हुए ये क्या कर रहे हैं, वो हम आने वाले समय में ऐसा नहीं होने देंगे और पूरी सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप डूंगरपुर विधानसभा से दावेदार होने के नाते डूंगरपुर क्षेत्रवासियों को, ग्रामीण वासियों को आप क्या संदेश करेंगे और क्या अपील करेंगे? जैसे देखते हैं कि मैं जनप्रतिनिधि पहले था और लंबे समय से जनप्रतिनिधि छोटे से बड़े पद पर हूँ। और जैसे यहाँ पर देखने जाओ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो हम भी ये चाहते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में, हमारे ये डूंगरपुर ज़िले में जो भी जाति वर्ग के लोग हैं इन सबको साथ में लेकर चलेंगे और जिस किसी का भी कोई भी किसी भी प्रकार का काम हो तो हर काम में हर मदद करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। अगर एक बार हमको मौका दिया जाता है तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से भी कि सब साथ में मिलकर सहयोग करें और काम करें और किसी भी व्यक्तिगत या पार्टी पॉलिटिक्स पर नहीं चले। तो सब हमें समय देने के लिए धन्यवाद। देव मोहन जी धन्यवाद, आप मेरे निवास पर आए हो ग्राम पंचायत नारेली में और आपने हमारे क्षेत्र की जो भी जानकारी ली है, हम जानते हैं कि इन जानकारियों को आप आगे तक पहुंचाएंगे और आप समय निकालकर मेरे निवास पर तक आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। तो ये है पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल जी वराहत और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे और बहुत अच्छे विचार बताए और काफ़ी जनता के बीच से जुड़े रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लोगों की समस्या है, चाहे किसी भी प्रकार की है, हॉस्पिटल की, सारी समस्याओं को हल करते आ रहे हैं और लगातार प्रतिपक्ष में रहते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को फिर से ऐसे कैंडिडेट पे विचार करना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव।